जय हिंद। मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यू ट्यूशंस पे। आज हम पढ़ेंगे 24 जुलाई से 30 जुलाई तक के सभी करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पे आप अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप हमसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो आपको बताना है वोडाफोन आइडिया का CEO किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका ऑप्शन है अक्षय मुंद्रा, रविंद्र टक्का, जसविंदर सिंह, नवीन मित्तल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अक्षय मुंद्रा। जी हाँ, अक्षय मुंद्रा जी को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ वोडाफोन आइडिया। इससे पहले अक्षय मुंद्रा जी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे वोडाफोन के अंदर। अब ये प्रमोट होकर बन गए हैं CEO। ये अपना CEO का जो पद है वो 19 अगस्त से संभालेंगे। उस 19 अगस्त तक रविंद्र टाका जी हैं, वो CEO बने रहेंगे वोडाफोन आइडिया के। आप फोटो देखते हैं, ये रविंद्र टाका जी हैं और ये अक्षय मुंद्रा जी हैं। इसी साथ ही आपको बता दें जो वोडाफोन के फाउंडर हैं वो हैं गैरी वेनेट और अर्नेस्ट हैरिसन। ये वोडाफोन के फाउंडर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which South Indian actor has been honored by UAE and given golden visa? तो आपको बताना है वह कौन से साउथ के एक्टर हैं जिन्हें UAE द्वारा सम्मानित किया गया है और गोल्डन वीज़ा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है प्रभास, रामचरण, कमल हसन या रजनीकांत। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी कमल हसन। जी हाँ, कमल हसन जी को दिया गया है गोल्डन वीज़ा और इन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि ये गोल्डन वीज़ा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा दिया जाता है। इसमें क्या होता है, ये गोल्डन वीज़ा आप सही समझ लीजिए, गोल्डन वीज़ा उनको दिया जाता है जो कोई प्रोफेशनल्स हो या इन्वेस्टर हो या उसकी उनके अंदर कोई पोटेंशियल स्किल्स हो या कोई इंडस्ट्री चला सकें। स्किल जैसे कोई इंडस्ट्री हो उनके पास या किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकें, इन्वेस्टर हो या क्या नाम है उनके वहाँ कोई फैक्ट्री खोल सके अपनी या कोई कंपनी चलाए नई खोले, उन्हीं को ये गोल्डन वीज़ा दिया जाता है UAE द्वारा। ये UAE का एक प्रोग्राम है जो वहाँ चलाया जाता है, उसके तहत ये गोल्डन वीज़ा देते हैं लोगों को। क्योंकि ये गोल्डन वीज़ा देने से उन्हें फ़ायदा क्या होता है कि उनके वहाँ पे इन्वेस्टर्स बढ़ जाते हैं, उनके मार्केट में उनके कंट्री में ये रुपए इन्वेस्ट करते हैं लोग। वहाँ पे फैक्ट्री क्या नाम अपनी कोई कंपनी खोलते हैं, फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं ये। इसलिए ये UAE ने एक प्रोग्राम चलाया है जिसमें ये गोल्डन वीज़ा देते हैं। गोल्डन वीज़ा देते ही इसीलिए हैं, मतलब UAE का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता, बहुत टफ होता है UAE का वीज़ा मिलना। पर ये गोल्डन वीज़ा के तहत उन्हें 5 से 10 साल के लिए देते हैं ये लोग। मतलब आपको गोल्डन वीज़ा दिया तो इससे क्या क्या कहेंगे आपसे कि आप 5 से 10 साल तक आप हमारे यहाँ रहेंगे, हम आपको रेसिडेंट अपना मान लेते हैं कि आप हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। तो 5 से 10 साल तक देंगे आपको। आप 5 से 10 साल तक वहाँ कोई इन्वेस्ट कीजिए या मार्केट अपना कोई मतलब कोई बिजनेस चलाइए अपना, या कोई इन्वेस्टर बन जाइए आप, किसी उनके जो शेयर मार्केट है उसके अंदर इन्वेस्ट कर दीजिए। तो वहाँ पे 5 से 10 साल के रख लेंगे आपको। इसके बाद क्या होता है, अगर 5 से आपका टाइम ओवर हो गया, जैसे 5 या 10 साल हो गए आपके, उसके बाद ओवर हो गया, तो अगर आप में पोटेंशियल है, मतलब अगर आपका देखा गया है कि ये आगे यहाँ रहेंगे तो फ़ायदा रहेगा उनकी सरकार को या उनके देश को, तो ये आपके आगे बढ़ा भी सकते हैं। इसी साथ ही आपको बता दें शाहरुख खान, नासिर जीको और टोविनो थॉमस जी, ये इंडियन एक्टर्स हैं, ये इनको भी गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। तो आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो आपका ऑप्शन है शहबाज खान, इमरान रशीदी, फैजल फारूकी, इम्तियाज़ अहमद। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी इमरान रशीदी। जी हाँ, इमरान रशीदी जी ने बुक लिखी है दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड। इस बुक में इन्होंने दिलीप कुमार जी के बारे में एक पूरी कहानी बताई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू सर्टिफाई हर घर जल। तो आपको बताना है वह कौन सा पहला जिला बन गया है जिसने अपने आप को सर्टिफाई कर दिया है हर घर जल। तो आपका ऑप्शन है बैतूल, बारवानी, बालाघाट, बुरहानपुर।
तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बुरहानपुर। जी हाँ, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है ऑफ मध्य प्रदेश, जिसे दरवाजा ऑफ दक्कन भी कहा जाता है। इसने सर्टिफाई कर दिया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट, हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। ये भारत की पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट बन गई है जिसने अपने आप को सर्टिफाई कराया है हर घर जल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मतलब इस जिले के अंदर टोटल 254 मतलब 254 विलेजेस आते हैं। इस यहाँ पे 254 विलेजेस मतलब 254 गांव के अंदर इनने टोटी द्वारा मतलब पाइपों द्वारा शुद्ध पानी, साफ पानी पहुंचा दिया गया है हर एक घर में। आप सोच रहे हैं 254 विलेजेस हैं, गांव हैं इसमें, और इन सभी गांव के अंदर इन्होंने पानी की सुविधा उपलब्ध कराई है, साफ पानी की सुविधा उपलब्ध करा दी है। ये किसके द्वारा रेजोल्यूशन पास किया गया है? ये रेजोल्यूशन पास किया है ग्राम सभा द्वारा, मतलब जो बुरहानपुर की जो ग्राम सभा है उसके द्वारा ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। इसी साथ ही आपको बता दें, चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर हैं मंगनू भाई सी पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया मतलब BCCI हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू A+ कैटेगरी फ्रॉम होम। तो आपको बताना है कि BCCI ने अभी A+ कैटेगरी लागू की है, तो आपको बताना है किसके लिए है। तो आपका ऑप्शन है एम्पायर्स के लिए है, बैट्समैन के लिए है, विकेट कीपर्स के लिए है, या टीम कैप्टन्स के लिए है। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्पायर्स के लिए। जी हाँ, ये A1 कैटेगरी है वो एम्पायर्स के लिए है। इसे जैसे A1 कैटेगरी मतलब हो गया इसमें सबसे बेस्ट एम्पायर, मतलब जैसे कि हमारे नितिन मेनन जो है ये ICC के टॉप 10 एम्पायर्स में आते हैं, तो ये A+ कैटेगरी में आएंगे। मतलब ये बहुत ही अच्छे क्या नाम है आप समझिए एम्पायर्स हैं, या फिर लेजेंड्स लोग कह सकते हैं। इंडिया के लिए तो लेजेंड ही कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम सबसे ऊपर नितिन मेनन ही है इंडिया के एकमात्र एम्पायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एक कैटेगरी जो आपकी बन गई है ना, A+ कैटेगरी और A कैटेगरी हो गई, इसके अंदर क्या होता है, जो एम्पायर्स का जो पेमेंट होता है वो होता है, जैसे A+ और A कैटेगरी में जो एम्पायर्स आते हैं उन्हें 40,000 रुपीज़ पर डे दिया जाता है, और जो B और C कैटेगरी में आते हैं उन्हें 30,000 रुपीज़ पर डे दिया जाता है, मतलब 30,000 रुपये प्रतिदिन का इन्हें भुगतान किया जाता है, क्या नाम है, एम्पायर्स को। इसके साथ ही आपको बता दें BCCI के प्रेसिडेंट कौन है। BCCI के प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। इनके BCCI सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी हैं जय शाह। और BCCI के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मुंबई में है। और BCCI कब फाउंड किया गया था? इसे फाउंड किया गया था दिसंबर 1928 में। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो अभी आपको मैंने पिछली वीडियो, जो अपने पिछले संडे को मैंने वीडियो निकाली है करंट अफेयर की, उसमें मैंने आपको बताया है कि BCCI के एथिक्स ऑफिसर अपॉइंट करे गए हैं। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि एथिक ऑफिसर कौन अपॉइंट करेंगे, उनका नाम बता दीजिएगा मुझे, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज चोपड़ा हैज़ वॉन डैश मेडल एट वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो आपको बताना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा जी ने कौन सा मेडल जीता है। तो आपका ऑप्शन है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, या कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सिल्वर। जी हाँ, नीरज चोपड़ा जी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है मेंस जेवलिन थ्रो के इवेंट में। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था? ये यूजीन ओरेगन में हुआ था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। और इन्होंने क्या हुआ था, इन्होंने अपने 4th अटैम्प्ट में, जो लास्ट, इनमें टोटल 4 अटैम्प्ट दिए जाते हैं आपको, तो चौथे अटैम्प्ट में इन्होंने रिकॉर्ड मतलब थ्रो करा था, वो है 88.13 मीटर का। इनके द्वारा ये हिस्टोरिक परफॉर्मेंस करी गई है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में, क्योंकि ये मतलब समझिए आप, ये दूसरे ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। इससे पहले जो अजय बॉबी जॉर्ज जो थे, इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, वो भी लॉन्ग जंप में जीता था 2003 में, जो कि पेरिस में हुआ था। उसके बाद नीरज चोपड़ा बन गए हैं जिन्होंने सिल्वर जीता है। आप सोच रहे 2003 से 2022 में कम से कम 19 साल बाद हमें वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मेडल कोई मिला है। तो ये आप दोनों ही नाम याद रखिएगा, अजय बॉबी जॉर्ज और नीरज चोपड़ा। ये इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है आपसे। आपसे यही पूछ लेगा कि पहले प्लेयर कौन से थे जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता। तो आपको यहाँ पर पूछ लेगा कि क्या नाम है, जो
अजय बॉबी जी हैं, इन्होंने जो मेडल जीता था ब्रॉन्ज मेडल, ये कौन से उसमें जीता था, हाँ मतलब जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी कहाँ पे हुई थी, या जगह का नाम पूछ लिया जाएगा आपसे, या ये पूछ लिया मेडल कौन सा मेडल जीता था, या उनका नाम भी पूछ लिया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, मतलब ब्रेन हेल्थ क्लिनिक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, मतलब ये है कि आपको ये बताना है कि भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली में, बेंगलुरु में, मुंबई में, या अहमदाबाद में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। जी हाँ, इसका उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। वहाँ उस कर्नाटक के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं के सुधांकर जी, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ये भारत का पहला ऐसा क्या नाम है क्लिनिक बन गया है जो ब्रेन हेल्थ क्लिनिक, मतलब दिमाग की जो उसमें हुआ, दिमाग का क्लिनिक है ये, यहाँ पे दिमाग का जो जांच होगी। ये कहाँ पे है, जयनगर जनरल हॉस्पिटल में खोला गया है ये, बेंगलुरु के अंदर। और किसके द्वारा खोला गया, ये खोला गया है द स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा, अंडर कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव क्या नाम है, सरकार द्वारा योजना चलाई गई थी, कर्नाटका ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव, उसके अंदर KABHI कवि, जैसे नाम शॉर्ट में आप कह सकते हैं, इसके अंडर ये क्या नाम है, ये खोला गया है ब्रेन हेल्थ क्लिनिक। और इसे किसके एसोसिएशन मतलब किसके साथ खोला गया है, ये खोला गया है NIMHANS, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस के साथ मिलके ये क्या नाम है ब्रेन हेल्थ क्लिनिक खोला गया है बेंगलुरु के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ कंडक्टेड मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज, मतलब MPX इन अंडमान सी। तो आपको बताना है कि भारत ने किस कंट्री के साथ, मतलब किस देश के साथ मिलके मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX एक्सरसाइज करी है अंडमान निकोबार में, मतलब युद्ध अभ्यास करा है भारत सरकार, वो क्या नाम है इंडिया ने। तो आपको बताना है वो किस देश के साथ करा है। तो आपका ऑप्शन है जापान, वियतनाम, मालदीव्स, या इंडोनेशिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, जापान। जी हाँ, जापान के साथ भारत ने अंडमान सी में मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज करी है। ये आप देख सकते हैं। ये जो MPX याद रखिएगा, MPX ये इसका नाम है, क्या नाम है, एक्सरसाइज का नाम है। तो इसमें ये एक्सरसाइज का नाम है, इसमें जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, जो क्या नाम है जापान की नेवी होती है, उसे कहते हैं जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। जैसे अपने यहाँ होती है इंडियन नेवी, ये नेवल एक्सरसाइज है, यहाँ अपने यहाँ होती है इंडियन नेवी, वहाँ होती है जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। वहाँ पे जापान को ये है कि जापान अपनी कोई फोर्स खड़ी नहीं कर सकता, इसलिए वो सेल्फ डिफेंस फोर्स खड़ी करते हैं। तो ये अपने को क्या कहते हैं, हम ये सेल्फ डिफेंस के लिए रखते हैं। तो ये सेल्फ डिफेंस फोर्स है खाली। और इसमें किसने पार्ट किया था, इसमें INS सुकन्या, जो भारत की तरफ से, मतलब इंडियन नेवल शिप सुकन्या, जो कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल है उसने, और जापान शिप JS समिंदेर जो है उसने लिया था, पार्ट कराते इसमें। और इसमें ये क्या नाम है, ये कौन सी क्लास की, ये क्या नाम है मोरासामे, ये मोरासामे क्लास डिस्ट्रॉयर है, मतलब इनकी शेप है ना ये INS समिंदारे, ये मोरासामे क्लास डिस्ट्रॉयर है ये, ठीक है। इसने ये इसमें क्या नाम है पार्टिसिपेट किया था, इन दोनों ने मिलकर, मतलब भारत की INS सुकन्या और JS सामीदारे, इन दोनों ने मिलकर एक्सरसाइज की थी। चलिए आपको और जानकारी देते हैं। जैसे इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड एन एक्सरसाइज सुरक्षा कवच किसके साथ की थी, ये महाराष्ट्र पुलिस के साथ की गई थी, लुल्ला नगर में, ठीक है। ये पुणे में हुई थी एक्सरसाइज, क्या नाम, महाराष्ट्र पुलिस और इंडियन आर्मी के बीच में हुई थी। ये इसका नाम रखा था सुरक्षा कवच 2। तो आप याद कर लिए, आपसे क्या नाम है उनका जो क्या नाम है जो एक्सरसाइज का नाम पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे हुई थी। जैसे लुल्ला नगर ये पुणे में हुई थी, तो ये डेस्टिनेशन है आपकी जहाँ पे ये क्या नाम है एक्सरसाइज हुई थी। और सुरक्षा कवच सुरक्षा कवच 2 ये उस एक्सरसाइज का नाम है। जैसे 9th एडिशन हुआ अभी लेमिटे, मतलब LAMITIY 22 हुई है, ये किसके बीच में हुई है, ये इंडिया और सेचल्स के बीच में हुई है। और कहाँ हुई थी, ये सेचल्स में हुई है,
ठीक है। इसी से 3rd एडिशन हुआ है एक्सरसाइज का डसलिंक हुई, जो किसके द्वारा, किसके बीच में थे, इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच में हुई है। ये आर्मी की क्या नाम है एक्सरसाइज है। जैसे कुछ होती है एयरफोर्स की एक्सरसाइज, एक होती है आपकी आर्मी एक्सरसाइज और तीसरी होती है नेवल एक्सरसाइज। ये 3 तरह की एक्सरसाइज होती हैं। तो आपको याद रखना है, कोई भी पूछा जैसे हो सकती है इसमें। आपको ये भी पूछा सकता है, ये भी पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी एक्सरसाइज है ये आर्मी एक्सरसाइज है या नेवल एक्सरसाइज है या एयर एक्सरसाइज है। तो 3 कैटेगरी भी हैं, एंड तीनों कैटेगरी आप याद रखिएगा। जैसे ये डसलिंक है, ये आर्मी एक्सरसाइज है। ये क्या होती, ये कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी याग यागी यागी यागिया रिका जो है उज्बेकिस्तान में हुई थी ये, ठीक है। और इंडिया बांग्लादेश के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, वो होती है एस समृति एक्स, मतलब समृति 10वां एडिशन हुआ था ये, जसोर में हुई थी, बांग्लादेश के अंदर हुई है। ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, मतलब इंडियन आर्मी मिलिट्री और इंडियन आर्मी द्वारा और बांग्लादेश की आर्मी के द्वारा दोनों मिलकर करी है। और जैसे ये 9th एडिशन हुआ है श्रीनेक्स का, मतलब श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज, मतलब SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। ये बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज है। मेरीटाइम एक्सरसाइज का मतलब हो गया कि नेवल एक्सरसाइज है ये। और ये कहाँ पर हुई थी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ये अभी जैसे हाल ही में हुई है। तो आपको इस शॉर्ट तरीके से याद करना है। जैसे स्लिनिक्स है, आपको याद हो जाएगा कि SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, मतलब श्रीलंका और इंडिया के बीच में हुई थी ये एक्सरसाइज। तो ये स्लिनिक्स आप ऐसे समझिए, पर ये याद रखिएगा स्लिनिक्स एक मैरीटाइम एक्सरसाइज, मतलब ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवी द्वारा करी जाती है। ऐसे ही समृति जो एक्सरसाइज है ये बांग्लादेश और क्या नाम है, इंडिया के बीच में है। तो समृति ये नाम है इसका। ये डसलिंक जो है वो उज्बेकिस्तान और इंडिया के बीच में है। तो ऐसे याद करना आपको, ये मतलब ये हाल ही में है, क्योंकि एक्सरसाइज तो बहुत सारी होती हैं पर हाल ही में ये इतनी है। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है, काम आएंगे आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विथ JC डेनियल अवार्ड 2022। तो आपको बताना है किसको JC डेनियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपका ऑप्शन है KP कुमारन, P पद्मराजन, TV चरण, PA बेकर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन A KP कुमारन। जी हाँ, KP कुमारन जी को सम्मानित किया गया है JC डेनियल अवार्ड 2022 से। इसमें ये क्या नाम है, अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है। ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि JC डेनियल अवार्ड कहाँ दिया जाता है। तो ये मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में मिलता है ये अवार्ड। और इसमें क्या होता है, 5 लाख रुपए का प्राइज़ दिया जाता है आपको, कैश प्राइज़। उसमें एक सिटीजन मिलता है और एक प्लेग मिलता है, ठीक है। 3 चीज़ें मिलती हैं आपको प्राइज़ के अंदर। और जो JC डेनियल अवार्ड जो है ना, ये मलयालम सिनेमा के अंदर दिया जाता है। ये मतलब हाईएस्ट अवार्ड है, ये सबसे ऊंचा अवार्ड जो है मलयालम सिनेमा के अंदर, ये सबसे ऊंचा अवार्ड है, जो कि KP कुमारन को दिया गया है। आप इनका फोटो देख सकते हैं, इनको मिला है ये अवार्ड। और ये क्या नाम है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये पेश करा जाता है केरला स्टेट द्वारा। चलचित्रा एकेडमी जो है, केरल स्टेट चलचित्रा एकेडमी है, उसके द्वारा एनुअली मतलब हर साल प्रेजेंट किया जाता है। और ये किस उसमें आता है, ये एक क्या नाम प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है, द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर, मतलब केरला स्टेट चलचित्रा जो एकेडमी है, ये नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट है ये। और किसके अंडर आता है, ये आता है द डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल अफेयर के अंडर आता है। ये इंस्टीट्यूट कब हुआ था, 1992 में इंस्टीट्यूट हुआ था, इसमें अवार्ड दिया जाता है। और इसी तरह याद रखिएगा JC डेनियल कौन थे, JC डेनियल को दी फादर ऑफ मलयालम सिनेमा भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो आपको बताना है कि कार्यवाहक, जिसे हम कहते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट, मतलब कार्यवाहक वो क्या नाम हेड कौन है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। तो आपका ऑप्शन है सैफ अली, साफ़ी अली, शेफ अहमद, नरेंद्र बत्रा, रवि मल्होत्रा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी सैफ अहमद। जी हाँ, सैफ अहमद एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हुए, इन्हें अपॉइंट किया गया एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का। ये इजिप्ट के हैं,
मतलब ये आप फोटो देखते हैं उनका, शेफ अहमद जी का। ये इजिप्ट के रहने वाले हैं। इन्हें क्या नाम है, प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है, क्योंकि जो नरेंद्र बत्रा जी हैं, उन्होंने अपने पद से रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब रिजाइन दे दिया है, अपने पद से हट गए हैं। साथ ही साथ ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के चीफ भी थे, यहाँ से भी इन्होंने क्या कर दिया है, रिजाइन दे दिया है, मतलब ये पद से हट गए हैं अपने। इसी आपको बता दें, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर वो लुसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सीईओ जो हैं वो हैं थियरी वेल, ठीक है। और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फाउंड कब किया गया था? इसे फाउंड किया गया था 7 जनवरी 1924, मतलब 1924, पेरिस, फ्रांस के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्वनिर्भर नारी स्कीम? तो आपको बताना है किस राज्य सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी स्कीम लागू की है। तो आपका ऑप्शन है गुजरात, केरल, असम, उड़ीसा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, असम। जी हाँ, असम सरकार द्वारा स्वनिर्भर नारी स्कीम का क्या नाम लागू की गई है अपने राज्य में। इसमें क्या होता है कि क्या नाम, जो राज्य सरकार है वो इंडिजिनस वीवर, मतलब जो क्या नाम वहाँ के जो हैंडमेड लूम होते हैं ना, जो वहाँ की जो लेडीज़ होती हैं या उनके जो लोकल वर्कर्स जिसे कहते हैं, उनके द्वारा जो हाथों से बनाए हुए प्रोडक्ट हैं, वो लोग ये सरकार खरीद लेगी ऑनलाइन, मतलब कोई वेब पोर्टल द्वारा खरीद लेगी, ठीक है। वेब पोर्टल द्वारा सरकार खरीद लेगी, फिर बाद में सरकार क्या है, इन्हें बेच देगी। तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ के जो लोग हैं, मतलब जो लोकल इंडस्ट्री जो वहाँ की, उससे प्रोत्साहन मिलेगा, उससे क्या नाम है वो उठेगी, लोकल इंडस्ट्री उठेगी, जिससे गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा और वहाँ के लोगों को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसी साथ बताना है आपको, जो असम की कैपिटल है वो दिसपुर है, और असम के जो मिनिस्टर है वो हिमंता विश्वास शर्मा है, और जो गवर्नर है वो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ टाटा प्रोजेक्ट्स? तो आपको बताना है कि टाटा प्रोजेक्ट्स के MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका ऑप्शन है अमित पाल, विनायक पाई, सिद्धार्थ सिंह, विनायक देश पांडे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, विनायक पाई। जी हाँ, विनायक पाई जी को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा प्रोजेक्ट, मतलब टाटा प्रोजेक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो विनायक पाई जी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले विनायक देश पांडे, मतलब विनायक देश पांडे जी थी, उनके पास ये चार्ज था 11 साल तक, मतलब 11 साल से ज़्यादा तक ये इन्होंने क्या नाम है ये चार्ज संभाला है टाटा प्रोजेक्ट्स के हेड का, मतलब MD रहे हैं ये। अब क्या नाम है ये चार्ज किन्हें दे दिया गया, अब ये दे दिया गया विनायक पाई जी का। ये फोटो देख सकते हैं उनका, ये उनका फोटो है। अब ये क्या नाम है हेड हो गए हैं, मतलब MD हो गए हैं टाटा प्रोजेक्ट्स के। इससे पहले उन्होंने, जो विनायक पाई जी हैं, उन्होंने टॉप इंजीनियरिंग क्या नाम है इंस्टीट्यूशन में काम करा है, और साथ में EPC में भी काम करा है। मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट्स एंड कंस्ट्रक्शन फर्म्स जो होती हैं उनमें भी इनने मोर देन 3 डिकेड्स में 30 साल से ज़्यादा का इन्हें काम करा है, मतलब अनुभव देख रहे हैं आप, इनका 30 साल से ज़्यादा का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू कंडक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड विथ VLTD विथ ERS? तो आपको बताना है कि वो कौन सा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने व्हीकल को कनेक्ट कर दिया, मतलब जोड़ दिया है रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल्स इक्विप्ड, मतलब ज्योति व्हीकल जो होंगी वहाँ पे वो उन्हें रजिस्टर्ड कर दिया गया है VLTD से, मतलब VLTD से और ERS से। तो आपका ऑप्शन है असम, कर्नाटका, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी गाड़ियों को, जो सभी कमर्शियल व्हीकल जो है आपके समझ रहे हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल जैसे हम कहते हैं, कमर्शियल व्हीकल जो होती हैं उनके अंदर क्या नाम है ये VLTD, मतलब क्या हो गया इसमें, व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस, और ERSS मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम व्हीकल के अंदर लगा दिया। अब क्या होगा कि क्या नाम है, ये जो व्हीकल जितनी भी होंगी कमर्शियल व्हीकल जो होंगी आपके, जैसे ट्रक हो गए, आपके टेम्पू हो गए, या जितनी कमर्शियल व्हीकल जो आती है आपकी हैं, इन सभी में इनने
ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है। इसमें क्या होगा कि अभी ये अपने सभी गाड़ी को ट्रैक कर सकते हैं, लाइव लोकेशन की चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम भी लगा दिया गया है, जिससे कि अगर कभी कोई दुर्घटना होती है, इमरजेंसी होती है, तो ये क्या नाम है, तुरंत एक रिस्पांस भेज देती है, क्या नाम, या कोई इमरजेंसी से वहाँ पे जो भी इमरजेंसी सर्विस होती है उनको। इसके तहत जो क्या नाम है, इस योजना के तहत 9,423 व्हीकल्स को रजिस्टर्ड किया गया है, मतलब इसमें रजिस्टर्ड कर दिया गया है विद ERS, मतलब इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से इक्विप्ड कर दिया गया है। ये मॉनिटर करा जा सकता है, पुलिस के द्वारा भी करा जाता है और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा, दोनों के द्वारा इसे मॉनिटर किया जाता है, मतलब देखा जा सकता है। और आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला है, जो कि गर्म समर में रहती है, और धर्मशाला जो कि विंटर में होती है। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, और हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो अब आपको बताना है भारत की रैंक कितनी रही है। तो आपका ऑप्शन है 92 सेकेंड, 92, 87, 74, 65। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी 87। जी हाँ, इंडिया की जो रैंक रही है वो 87 रैंक रही है। और इसी साथ ही इसमें टॉप करने वाली कंट्री जापान रही है, जो कई सालों से अभी तक टॉप करती आ रही है। टॉप नंबर पे इसका पासपोर्ट है। और सेकंड नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया रहा है, जिसके जो पॉइंट जिसे आप कहते हैं वो 192 पॉइंट के साथ, और जापान 193 पॉइंट के साथ टॉप पे है। और सेकंड नंबर पर सिंगापुर और साउथ कोरिया, मतलब ये पोजीशन दो लोगों को दी गई है। और इसमें जो इंडिया की रैंक रही है वो क्या नाम है 87 रही है। इसमें मोरिटानिया और तजाकिस्तान इंडिया के साथ रहे, जिनके टोटल 66 पॉइंट थे। ये तीन कंट्रीज जो हैं, इन तीन कंट्रीज़ को 87 पोजीशन दी गई है 60 पॉइंट के साथ। इसी साथ ही पाकिस्तान जो है उसे 109th पोजीशन दी गई है 32 पॉइंट के साथ। और 110 जो आपके टॉप बॉटम वाली जो है, टॉप बॉटम जो आपकी आती हैं, सबसे नीचे जो सबसे खराब परफॉर्मेंस का जिसे आप कह सकते हैं, वो अफगानिस्तान का रहा है 27 पॉइंट के साथ। उसके बाद इराक का रहा है 29 पॉइंट। उसके बाद सीरिया सबसे खराब थी। और सबसे मतलब फोर्थ लोएस्ट जो कंट्री रही है वो पाकिस्तान रही है क्या 32 पॉइंट के साथ। इसमें टोटल 199 कंट्रीज थी, 199 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं। और उसके अंदर टोटल जो रैंक थी वो 112 रैंक थी इसके अंदर बस टोटल। क्योंकि ऐसा हुआ है कि कई कंट्रीज के अंदर डबल रैंक भी मिली है, मतलब एक ही रैंक, जैसे इंडिया के अंदर 87 रैंक इंडिया को मिली है, तजाकिस्तान को मिली है, और क्या नाम है मोरिटानिया को मिली है। ठीक है, इन तीनों कंट्री को एक ही रैंक मिली है। इसीलिए टोटल 112 टोटल रैंक हुई है। और इसमें क्या नाम है 199 कंट्रीज आती हैं, टोटल 199 कंट्रीज हैं, और 112 टॉप रैंक है इसके अंदर, मतलब सबसे खराब रैंक जो है 112 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ऑथर्ड द बुक बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड? तो आपको बताना है ये बुक किसने लिखी है। तो आपके ऑप्शन है आराधना जौहरी, सुचिता सिंह, ज्योति अग्रवाल, नंदिता चौधरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए आराधना जौहरी। जी हाँ, आराधना जौहरी जी ने ये बुक लिखी है। इसमें इन्होंने जो उत्तराखंड के जो टेम्पल्स हैं, और या उनके जो क्या नाम है एक टूरिस्ट प्लेस जो है, कैसे टूरिस्ट प्लेस बना है, ये क्या है, मतलब उसके उत्तराखंड के बारे में उन्होंने पूरी डिटेल जानकारी दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच सिटी लार्ज स्टैचू ऑफ चंद्रशेखर आजाद विल बी स्टेब्लिश्ड? मतलब किस शहर में लार्ज मतलब बड़ा सा स्टैचू लगाया गया है चंद्रशेखर आजाद जी का? तो आपके ऑप्शन है भोपाल में, इंदौर में, देवास में, या विदिशा में। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए भोपाल, मध्य प्रदेश में ये स्टैचू लगाया गया है चंद्रशेखर आजाद जी का। आप देख सकते हैं ये फोटो उनका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट? तो आपको बताना है कि वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट जो है इकोनॉमिस्ट हैं, किसे अपॉइंट किया गया है? तो आपका ऑप्शन है इंदरमित गिल, अमरिंदर सिंह, संजीव रेड्डी, और या राजीव संतोषी। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए
इंदरमित गिल, जी हाँ, इंदरमित गिल जी को अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट। आप ये फोटो देखते हैं आप उनका, ये उनका फोटो है, ये है इंदरमित गिल जिन्हें अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डेजिग्नेटेड हाउ मेनी न्यू रामसर साइट स्लैश वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। तो आपको बताना है कि भारत सरकार ने कितने नए रामसर साइट्स ऐड किए हैं अपनी लिस्ट में। तो आपका ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 5। जी हाँ, 5 रामसर साइट्स क्या नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड करी हैं इसके अंदर। और आपको ये बता दें जो रामसर कन्वेंशन है जो जिसके अंदर क्या नाम ये आते हैं, तो इसे जो भारत सरकार ने ज्वाइन कर लिया था फरवरी 1982 में ही, मतलब इंडिया ने इसे ज्वाइन 1982 में कर दिया था, आज़ादी के बाद हमने कर लिया था, ठीक है। और इसमें टोटल कितने 2400 रामसर साइट्स हैं, मतलब ओवरऑल वर्ल्ड में टोटल 2400 रामसर साइट्स हैं। इसके अंदर जो टोटल कवरेज जो एरिया का जो कवरेज है वो 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसी साथ ही आपको बता दें यूके वो कंट्री ऐसा क्या नाम है वो है जिसमें सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स है, मतलब 175 रामसर साइट्स हैं, सबसे ज़्यादा रामसर साइट। उसके बाद मैक्सिको आता है, इसके अंदर 142 रामसर साइट्स हैं, ठीक है। और इसमें आपको बताया सबसे लार्जेस्ट एरिया वाइज अगर देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट एरिया बोलिविया का है, मतलब सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एरिया जो कवर होता है वो बोलिविया का है, 1,48,000 स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। और इसी अंदर आपको बता दें जो 5 रामसर साइट जो ऐड करी हैं सरकार ने वो है करिकिली वर्ल्ड सेंचुरी जो कि तमिलनाडु में है, पल्लीकरनई महाराष्ट्र रिजर्व फॉरेस्ट जो भी तमिलनाडु में ही है, पिच्चावरम मनग्रोव ये भी तमिलनाडु में है, पारा वेटलैंड ये मिजोरम में है, और साक्य नगर ये मध्य प्रदेश में है। ये 5 रामसर साइट सरकार ने ऐड करी हैं न्यू। इसी साथ ही टोटल इससे पहले हमारी कितनी थी क्या नाम है 49 हमारी जो टोटल रामसर साइट थी इंडिया के अंदर, अब ये 5 ऐड होने के बाद टोटल हो गई 54, मतलब 49 पहले थी प्लस 5 54 टोटल साइट्स हो गई हैं, रामसर साइट हो गई हैं इंडिया के अंदर टोटल, ठीक। आपको और जानकारी देना, आपको मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूँ पूरी 154 रामसर साइट की, आप देख सकते हैं। ये पूरी समन बर्ड सेंचुरी मणिपुर उत्तर प्रदेश में है, मैनपुरी उत्तर प्रदेश में है, सूरज सरोवर ये आगरा उत्तर प्रदेश में है। और इसी में आपको बताया सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में, भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जो पहली रामसर साइट जो हमारी मानी थी वो थी केओला देव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ये पहली रामसर साइट थी। और कौन सी थी, चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। ये जो दोनों हैं क्या चिल्का लेक और क्या नाम केओला नेशनल पार्क जो है, केओला देव नेशनल पार्क है, ये पहली रामसर साइट थी, मतलब पहली जब इंडिया ने इसमें ज्वाइन किया था तब 2 साइट्स ऐड करी गई थी, केओला देव और क्या नाम है चिल्का लेक जो है, ये क्या नाम ऐड करी गई थी रामसर साइट में 1982 में जब हमने ऐड किया था, क्या नाम है फरवरी 1982 में जब हम इसमें के अंदर साइन करा था रामसर कन्वेंशन, तब 2 क्या नाम है ये रामसर साइट्स ऐड करी गई थी। और इसमें आपको सभी बता दें जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट रामसर साइट है वो है सुंदरवन वेटलैंड, ये सबसे लार्जेस्ट साइट है जो कि वेस्ट बंगाल में है। और स्मॉलेस्ट कौन सी है, रेणुका लेक जो है सबसे स्मॉलेस्ट रामसर साइट है। ये याद कर लीजिए, मतलब छोटे छोटे पॉइंट हैं आपको ये याद करने चाहिए, याद रखिए आप, बाकी से ना हो कोई बात नहीं, पर ये याद रखिए रेणुका लेक ये सबसे छोटी रामसर साइट है, और क्या नाम है सुंदरबन वेटलैंड ये सबसे बड़ी रामसर साइट है, और चिल्का लेक और क्या नाम है केओला देव नेशनल पार्क ये पहली रामसर साइट है। तो ऐसे आप याद रखेंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वैसे आपको मैंने पूरी लिस्ट दे दी है 54 रामसर साइट्स की, आप ये देख सकते हैं। ये जब हम PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएंगे तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी, उसके अंदर आपको ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड इन इंडिया हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर विच इंडियन लेजेंडरी क्रिकेटर।
तो आपको बताना है ये लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड है किसके नाम पे रखा गया है, कि मतलब किसके नाम पे रखा गया है, जो कि हाँ, तो आपका ऑप्शन है MS धोनी, कपिल देव, सौरव गांगुली या सुनील गावस्कर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, सुनील गावस्कर। जी हाँ, सुनील गावस्कर के नाम पे रखा गया है ये लेस्टर क्रिकेट ग्राउंड जो है, इसका नाम रख दिया गया, अब क्या नाम, इनके नाम पे रख दिया गया, सुनील गावस्कर के नाम पे। ठीक है, इसी साथ ही इस सुनील गावस्कर के नाम पे एक ग्राउंड और है जो कि US में है, तो ये 2 उनके नाम पे हो गए हैं। आप देख सकते हैं सुनील गावस्कर है, और ये क्या नाम, इनके नाम पे ये रखा जा रहा है, क्या नाम है, क्रिकेट ग्राउंड का नाम रख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022? तो आपको बताना है ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022 किसे मिला है। तो आपका ऑप्शन है कौशिक राजशेखर, R सुब्रमण्य कुमार, शुभांकर गुप्ता, वेंकटरमणि सुमंतरन। तो आपका सही आंसर इसमें है ऑप्शन ए, कौशिक राजशेखरा। जी हाँ, कौशिक राजशेखरा जी को दिया गया है ग्लोबल एनर्जी प्राइज 2022। ये ह्यूस्टन जो क्या नाम यूनिवर्सिटी है वहाँ के प्रोफेसर हैं, ये इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं क्या नाम, और ये क्या नाम ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ये प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं, इसलिए इनको दिया गया है ग्लोबल एनर्जी प्राइज। ठीक है, इन्होंने क्या नाम है काम, ये मतलब ग्लोबल एनर्जी प्राइस किस लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है जो एनर्जी मतलब न्यू वेज एनर्जी एप्लीकेशन, मतलब कोई नई इन्वेंशन करी हो एनर्जी के लिए, नए नए कैटेगरीज डिफाइन करी हो, एप्लीकेशन कैटेगरी डिफाइन करी हो जो एनर्जीज के लिए हो, जो एनर्जी बनाती हो उसके लिए। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन देख रहे हैं, ये मैंने पूरी जानकारी दे दी है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो आपको बताना है किसको एज अ मेंबर अपॉइंट कर लिया गया, मतलब रख लिया गया है UPSC के अंदर। तो आपका ऑप्शन है मनोज सोनी, समिता नागराज, भरत भूषण व्यास या राज शुक्ला। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, राज शुक्ला। जी हाँ, राज शुक्ला जी को अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ UPSC। ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, आर्मी से रिटायर हैं ये, इन्हें अपॉइंट कर दिया गया है UPSC के एज अ मेंबर। इसी के साथ ही UPSC के अंदर UPSC में जो टोटल मेंबर हो, टोटल मेंबर्स की कितने नंबर हो गए, वो 6 मेंबर्स हो गए टोटल, और साथ में एक चेयरपर्सन और 6 मेंबर्स हो गए। इसमें क्या होता है कि टोटल स्ट्रेंथ जो है ना मेंबर्स की, वो 10 तक डिफाइन करी है, मतलब 10 आप मेंबर्स की स्ट्रेंथ रख सकते हो, मतलब एक चेयरपर्सन होगा ही होगा, और साथ में 10 मेंबर्स हो सकते हैं। तो अभी तक टोटल 6 मेंबर हैं और 10 की टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ है, मतलब रखा गया है कि 10 मेंबर रख सकते हो। और आपको बता दें कि UPSC के जो चेयरमैन है वो मनोज सोनी हैं। ठीक है, ये UPSC के चेयरमैन हैं, और जो अपॉइंटमेंट होती है इसके अंदर UPSC में अपॉइंटमेंट होती है, रिमूवल होता है ऑफ मेंबर, वो किसके अंदर आता है, वो आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट 11 पार्ट 14 के अंदर आता है ये। ठीक है, आप याद कर लीजिए, ये आर्टिकल पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स IAPH एज इट्स ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया? तो आपको बताना है कि IAPH के ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया किसको अपॉइंट किया गया है। तो आपका ऑप्शन है TN मनहरन, J सैमुअल जोसेफ, मनोज साय और इनारुस करुनेसा। तो आपका सही आंसर आपका है ऑप्शन डी इनारुस करुनेसा। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया है ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया ऑफ IAPH, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स का। इससे ज़्यादा आप कहते हैं जो IAPH के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो MD हैं, वो है पैट्रिक बरहोवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड स्मार्ट E-बीट सिस्टम फॉर पुलिस अटेंडेंस एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेट्रोलिंग बाय पर्सनल्स? तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने स्मार्ट E-बीट सिस्टम लागू किया है
पुलिस अटेंडेंस के मतलब जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस मेंबर जो होते हैं उनकी अटेंडेंस के लिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग मतलब ऑफ पेट्रोलिंग, मतलब रियल टाइम की उनकी जो कहाँ पेट्रोलिंग कर रहे हैं उसकी रियल टाइम जानकारी के लिए ये एक सिस्टम लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो आपका ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए हरियाणा। जी हाँ, हरियाणा राज्य सरकार ने स्मार्ट ई बीट लॉन्च करी है, जिसके तहत इसमें अब ये एक ऐप के द्वारा क्या नाम है जो उनके पर्सनल पुलिस वो क्या नाम है वो पर्सनस होंगे उनकी अटेंडेंस लगा दी जाएगी, लगा सकते हैं, मतलब उस ऐप पे ही अपनी अटेंडेंस लगाएंगे और साथ ही में उसी ऐप पे ये रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है उनकी पेट्रोलिंग, मतलब ये कहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसमें इसी तहत इन्होंने टोटल 119 मोटरसाइकिल्स क्या नाम है इसके अंदर कनेक्ट कर लीजिए। आप देखते हैं मोटरसाइकिल्स ये सुपर बाइक्स हैं, ये सुपर बाइक्स इसके अंदर ही क्या नाम है ये स्मार्ट बीट ऐप लगा दिया गया है और इसी में ये क्या नाम है इनकी मॉनिटरिंग किया जा सकता है रियल टाइम पे, मतलब ये रियल टाइम पे कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, कौन सी जगह पे है और कौन इस पे अपॉइंट है। मतलब गाड़ी, हर गाड़ी का नंबर होगा, हर गाड़ी का अपना एक नंबर होगा, यूनिक नंबर होगा अपनी गाड़ी का। जितने भी 119 मोटरसाइकिल्स हैं उनमें हर किसी का अपना यूनिक नंबर भी होगा। तो हर एक यूनिक नंबर पे कौन से पर्सन्स अपॉइंट करे गए हैं पेट्रोलिंग के लिए, तो उस पर ये रियल टाइम डेटा आपको देता रहेगा। इसके लिए ये क्या नाम है सिस्टम लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने, किसके द्वारा, मनोहर खट्टर द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आइलैंड हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार कमांड टू अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन टू इनहेंस टूरिज्म। मतलब किस आइलैंड, जो एक आइलैंड है, द्वीप जो है, को ट्रांसफ़र कर दिया गया है अंडमान एंड निकोबार कमांड से अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को। तो किसके लिए, क्या नाम है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। तो आपका ऑप्शन है नील आइलैंड, बारेन आइलैंड, बारातंगा आइलैंड, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। तो आपका सही आंसर इसमें है ऑप्शन डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड जो है वो अब अंडमान एंड निकोबार कमांड से हटकर अब अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आएगा, क्योंकि अब यहाँ इस जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड है इसमें अब क्या करिए जाएगा, इस आइलैंड पे टूरिज्म को जो है उससे प्रमोट किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ कंडक्ट द फर्स्ट एवर ब्लैक बक सर्वे इन गोदावरी आइलैंड्स। तो आपको बताना है कौन सी राज्य सरकार पहली बार ब्लैक बक सर्वे करेगी गोदावरी आइलैंड के अंदर। तो आपका ऑप्शन है केरल सरकार, कर्नाटक सरकार, तमिलनाडु सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश सरकार। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सरकार जो है वो करेगी सर्वे क्या नाम ब्लैक बक का अपने क्या नाम है गोदावरी आइलैंड के अंदर, क्योंकि इस टाइम वहाँ पे गोदावरी आइलैंड जो है ना वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, वहाँ पे बाढ़ आ रखी है, इस टाइम बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रखी है। इस चक्कर में वो कि चेक करने के लिए क्या सिचुएशन क्या है ब्लैक क्या नाम है वहाँ पे उन सबकी सिचुएशन देखने के लिए ब्लैक बक जो है उनकी सिचुएशन देखने के लिए ये क्या नाम है सर्वे कंडक्ट करेगी। क्योंकि जो ब्लैक बक है ये क्या नाम है ये विलुप्त होने वाली क्या नाम वो है प्रजाति है, इसके क्या नाम संरक्षण के लिए रखा गया है। ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 शेड्यूल 1 में आता है, इसके रखा गया है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं। और किसके द्वारा किया जाएगा, ये किया आंध्र प्रदेश स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा ये ऐसा सर्वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस। मतलब पेटीएम के CEO किसे अपॉइंट किया गया है। तो आपका ऑप्शन है नकुल जैन, प्रवीण शर्मा, सुनील अरोरा, तपन अग्रवाल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए नकुल जैन। जी हाँ, नकुल जैन जी को अपॉइंट किया गया है CEO ऑफ पेटीएम पेमेंट सर्विस। आप उनकी फोटो देख सकते हैं, ये हैं नकुल जैन जी। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।